लेकिन आप सब यहाँ पहुँचे। मैं आप सबका भराड़ीसैंण के इस ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ आप सबका मैं स्वागत करता हूँ कि कठिनाइयों के बाद इसी प्रकार से हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे। हमारे अधिकारी कर्मचारी सत्र आहूत करना यहाँ पर इस मानसून के समय में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी मंशा शुरू से थी और बजट सत्र भी हम यहीं आहूत करना चाहते थे, लेकिन उस समय इसको बंद कर दीजिए। विधानसभा में उस समय में यहाँ पर काम चल रहा था, निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, डिजिटल बनाने का काम विधानसभा का चल रहा था। उस कारण से बजट सत्र यहाँ नहीं हो पाया, देहरादून में था। तो इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं ना कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीज़ों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले, लेकिन केवल एक समुदाय के लिए उसमें व्यवस्था प्रावधान किया गया था। हमने उसमें सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन लोगों को भी उसके उस श्रेणी में रखा और इस विधेयक में उसमें प्रावधान किया गया कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, पारदर्शिता शिक्षा में आनी चाहिए। और ये भी प्रावधान कर दिया कि ये जो भी हमारे इस प्रकार के संस्थान चल रहे हैं उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद रामनगर से भी मान्यता लेनी होगी और उसी के बाद जो अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनेगा उस प्राधिकरण से उनको मान्यता मिलेगी। और ऐसे संस्थान जो 1 जुलाई 2026 तक इनमें पंजीकृत नहीं होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। इतना महत्वपूर्ण विषय था 1 जुलाई 2026, इतना महत्वपूर्ण विषय था। क्या उत्तराखंड में देवभूमि में क्या इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए? क्या सभी को, अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आने वाले, समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों को क्या लाभ नहीं मिलना चाहिए? अरोड़ा जी, मिलना चाहिए ना? सबको मिलना चाहिए। तो हमने इसका प्रावधान किया और इसकी चर्चा होती, पूरा राज्य और पूरा देश देख रहा था कि ये सदन हमारा इतना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र सेनानियों का विधेयक इस पर आया गया है। ये भी हमारे राज्य के लिए इस वर्ष आपातकाल के 50 साल पूरे हुए। पूरे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 50वां संविधान हत्या दिवस, ऐसे उन लोकतंत्र सेनानियों का स्मरण किया गया, उनका सम्मान किया गया। मैंने भी देहरादून में जितने भी हमारे लोकतंत्र सेनानी राज्य के हैं उन सभी को आमंत्रित किया और सब लोग आए, उन सबका सम्मान का समारोह था।
उनके बीच में से बातें निकली कि लोकतंत्र कितना भयावह था। बहुत सारे लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, हम में से भी बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन हम सुनते हैं, हम जानते हैं, हमने देखा है कि लोकतंत्र कितना कठिन काल था। कितनी यातनाएं दी गई, जेल डाल दिया गया, कई लोगों के नाखून निकाल दिए गए, कई लोगों को शीशा घोल के पिला दिया गया, तमाम प्रकार से। तो उनके कष्ट अगर हम उनके लिए कुछ कर पाए तो उस पर कोई मरहम नहीं है, केवल अपनी तरफ से एक हमारा सम्मान है, उनके लिए श्रद्धा है। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए इतना काम किया, उस पर चर्चा होती सदन में। हालांकि विधेयक पास हो गया, हम पेंशन से लेकर उनको सम्मान, उनका पहचान पत्र, उनके आने जाने की कुछ सुविधा हो जाए। और वो इतने अधिक आयु के लोग हैं, कोई भी उसमें 75 साल के आयु से कम का नहीं है। तो उनके लिए लोकतंत्र सेनानी विधेयक भी हम लेकर आए थे, उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। इसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड, इसका अपना एक स्वरूप है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। कोई भी हमारे राज्य का यहाँ से कहीं बाहर जाता है और वो अपने को बताता है कि हम उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं।